नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कांग्रेस इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर भागे, तो वहीं बचे कुछ नेताओं में आपसी संघर्ष चल रहा है, सिर फुटअव्वल चल रही है। कुल मिलाकर 2 राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जिनमें से एक राज्य में इन दिनों हालात चिंताजनक बने हुए हैं। राजस्थान के सीएम गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं शुरू हुई तो गहलोत और पायलट खेमे के विधायकों में सियासी तलवारें खिंच गई। आज गहलोत दिल्ली में है, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ फैसला होगा, इसके लिए तो काफी इंतजार होगा, लेकिन सवाल कई सारे हैं, क्योंकि कमलनाथ ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की है और सोनिया गांधी को यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि गहलोत के कहने से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या आला कमान अशोक गहलोत से अब भी संतुष्ट रहेगा और उनके नाम पर अब भी विचार किया जाएगा, या फिर मुख्यमंत्री की दौड़ में अब ऐसे नाम भी शामिल हो सकते हैं जो अशोक गहलोत की नापसंद हैं और कांग्रेस अध्यक्ष पद भी किसी ऐसे के पास जा सकता है जो कि अशोक गहलोत के अलावा आलाकमान का और करीबी है। कई सारे सवाल हैं, बात करेंगे इस पर, लेकिन जरा रिपोर्ट पर नजर डालिए। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए चुनाव करवाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अभी तक राजस्थान के सियासी जादूगर अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा प्रभावी उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन अब गहलोत के नाम पर संशय बन गया है। तो वहीं रेस में शुरुआत से ही शशि थरूर का नाम भी है। अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर गांधी परिवार के नजदीक आने के संकेत दिए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होकर के एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का शेर कैप्शन में लिखकर एक नई बहस को जन्म दे दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये किसने कहा आपसे कि आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। वहीं गहलोत पर बने सस्पेंस के बीच अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के नाम पर भी चर्चा तेज हो गई। वो भी नामांकन भर सकते हैं, यानी गहलोत, जिन्हें चुनाव से पहले ही कांग्रेस का नया अध्यक्ष माना जा चुका था, अब वो रेस से बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से कई नेताओं के मिलने का दौर भी जारी है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सब तभी संभव है अगर राजस्थान का सियासी संकट खत्म हो और अशोक गहलोत इस मुकाबले से बाहर हो। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब संभावनाएं क्या क्या हैं, वो आप जान लीजिए। घर की बातें ये इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। हमारे लिहाज से हमारे दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर, सभी नंबर 1 जो कांग्रेस अध्यक्ष होती है उनके अनुशासन में हम काम करते हैं। आप देखेंगे कि उसी हिसाब से आने वाले वक्त में फैसले होंगे। हम सब मिलके जो आज देश के ऊपर संकट है उसको मीडिया को पहचानना चाहिए। और लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, सब संकट में है। देशद्रोही के नाम से वो जेल जा रहे हैं, 2-2 साल तक पड़े रहते हैं जेल के अंदर। चिंता हमें उन लोगों की है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा में निकल पड़ा है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो। कांग्रेस के सियासी संकट के बीच संभावनाएं। अशोक गहलोत से नाराज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और सीएम पद से गहलोत की हो सकती है छुट्टी। दिग्विजय सिंह, शशि थरूर के बीच हो सकता है दिलचस्प मुकाबला। कांग्रेस के अन्य सीनियर नेता भी कर सकते हैं नामांकन। मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के नाम पर भी हो रही है चर्चा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहा है खतरा। पायलट को प्रदेश अध्यक्ष या फिर सीएम की कुर्सी मिलने की अभी भी संभावना। सचिन पायलट को केंद्रीय नेतृत्व में भी मिल सकता है मौका। मुलाकातों का दौर बाकी है, सियासी उठापटक का शोर अभी बाकी है। कांग्रेस अध्यक्ष का पद किसे मिलेगा, ये सवाल अलग, और दूसरी तरफ राजस्थान के सियासी मुकाबले में कौन बनेगा असली जादूगर, ये सवाल हर किसी के जहन में सुलग रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर कौन काबिज होगा, ये जानने से ज्यादा अब हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि राजस्थान के सियासी संकट का समाधान क्या होगा, कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
सीधे रुख करते हैं पैनल का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जेएस नैन साहब बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। विद्रोही जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, कब तक हालात ठीक होंगे, हालात सामान्य होंगे? क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं कि कल कमलनाथ जी ने बात की है सोनिया जी से गहलोत जी की पैरवी करने के लिए कि गहलोत जी ने कुछ नहीं किया, ये तो विधायकों का ही ऐसा मन हो गया था। देखिए केशव जी, स्थिति सामान्य है, कोई भी असहजता नहीं है, कोई भी संकट नहीं है। हम पहले दिन से ही जब भी कभी मुझे डिबेट में मौका मिला, मैंने कहा है कि 30 सितंबर तक पता चलेगा कि कौन कौन कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे, उनके नाम सामने आ जाएंगे, और 7 अक्टूबर तक कौन टिकता है और कौन वापिस अपना नाम लेता है, ये पता चल जाएगा। अब रही बात राजस्थान की, राजस्थान के अंदर विधायकों ने अपनी बात रखी, लोकतंत्र है वो गलत नहीं है, पर गलती केवल विधायकों से इतनी हुई है, निश्चित रूप से उन्हें जो कुछ कहना चाहिए था वो विधायक दल की बैठक में जाकर कहना चाहिए था। विधायक दल की बैठक में न जाकर उन्होंने एक मंत्री के घर में बैठकर अपनी बातें कही। अब इसमें जिन लोगों ने समानांतर बैठक बुलाई थी उनसे नोटिस दे दिया गया। अधिकतर विधायकों ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि हम भाई गलतफहमी की वजह से चले गए थे। सभी राजस्थान के विधायकों और नेताओं ने भी कह दिया कि हमारा हाईकमांड पर पूर्ण विश्वास है, हम जो हाईकमांड कहेगा वो मानेंगे। पर हमने अपनी बात कही है। कांग्रेस में अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से कहने की परंपरा है, उसमें कोई गलती नहीं है। जो गलती हुई है वो मान रहा हूं मैं कि हमारे विधायकों को बैठक में जाकर कहना चाहिए था, न कि अलग बैठक में कहना चाहिए था। अब जो गलती हो गई उनसे, उसका जवाब उनसे मांगा जा रहा है। स्थिति इससे अशोक गहलोत जी के नंबर कट गए ना सर? नहीं, ये तो देखिए, हम तो आपको पहले दिन से कह रहे हैं। जब आपने, शायद आपने पूछा था या किसी और चैनल ने, तब भी मैंने यही कहा था कि कौन उम्मीदवार होगा ये हम नहीं कह सकते, नाम चल रहे हैं। अब ये तो 30 तारीख को पता चलेगा भाई किसका नाम कटा है या किसका नहीं कटा है। उससे पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। चलिए चौहान साहब से रिएक्शन लेता हूं। चौहान साहब, देखिए, पहले तो मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी को बधाई दूंगा कि वो थोड़ा थोड़ा तमाम दबावों के बावजूद, तमाम समस्याओं संकटों के बावजूद सच कहने लगे हैं। इन्होंने इतना तो मान लिया कि इनके विधायकों से गलती हुई और वो जो है इनके विधायक दल की बैठक में जाने के बजाय एक मंत्री के घर पर चले गए और ऐलान कर दिया आला कमान के खिलाफ खुली बगावत का। इनकी विवशता यह भी समझी जा सकती है कि पूरी सच्चाई स्वीकार करना इनके लिए बहुत कठिन है, परंतु राजस्थान के इनकी पार्टी के नजारे को, परिदृश्य को देखें तो क्या ये छोटी घटना है कि दिल्ली से इनका आलाकमान केंद्रीय नेताओं को भेजता है नए नेता का चयन करने के लिए, अशोक गहलोत जी का उत्तराधिकारी चुनने के लिए, और उनके द्वारा बुलाई गई बैठक को नकार कर, ठुकरा कर, और यूं कहिए कि उनके केंद्रीय नेतृत्व के कंधे पर, सिर पर पांव रखते हुए वो एक विधायक के घर जा बैठे और उन्होंने शर्तें रख दी। अच्छा चलिए, वो किस लिए आला कमान एक बैठक बुलाए, दिल्ली से नेता भेजे, विधायक भाग जाएं, किसी एक मंत्री के घर पर जाकर बैठ जाएं, फिर शर्तें रख दें कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहने चाहिए या उन 102 में से मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो पहले गुरुग्राम या मानेसर नहीं गए थे, किसी भी कीमत पर पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। इसको आप क्या कहेंगे? आला कमान के सिर पर चढ़कर नाचना, और क्या कहेंगे? कांग्रेस आला कमान की गजब की दुर्गति वहां के इनके राजस्थान के विधायकों ने की है। अब इसको अगर वेद प्रकाश जी कांग्रेस की डेमोक्रेसी कहकर इतराते हैं, प्रसन्न होते हैं या अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो इनकी चॉइस है। इनकी पार्टी, इनके विधायक, इनका नेता चुना जाना है, हमारी लंबी चौड़ी उसमें कोई रुचि नहीं है। परंतु चौक चौराहे पर गंदे कपड़े धोने ये निकले हैं, हम नहीं गए इनके विधायकों को कहने कि भैया तुम ऐसे बगावत कर दो। अशोक गहलोत कहते हैं मैंने भी नहीं कहा, हमने भी नहीं कहा भाई साहब, गारंटी देता हूं। लेकिन
ये लड़ चौक पर रहे हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ लठ लेकर चौराहे पर तो लट्ठम लट्ठा जूतम पेजार कर रहे हैं। ठीक है, तो किस बात के लिए इतरा रहे हैं? ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा चौहान साहब, विद्रोही जी से, लेकिन एक प्रतिक्रिया पहले मैं नैन साहब के लिए लूं। नैन साहब, क्या अशोक गहलोत को एहसास हुआ इस बात का कि गलती तो हो गई है कहीं ना कहीं, अब सवाल डैमेज कंट्रोल का है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले ये बिल्कुल क्लियर था कि गांधी परिवार की जो चॉइस है वो अशोक गहलोत है और उसको ही कांग्रेस का प्रधान बनाया जाएगा। वो खुद भी इस चीज को मानने के लिए तैयार था कि मैंने अभी पर्चे भरने हैं और मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट की रेस के अंदर हूँ। परंतु जो ही वहां पर मुख्यमंत्री की बात आई कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान अब ये चाहती थी कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और वहां पर उन्होंने दो पर्यवेक्षक भेजे, अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अजय माखन जी, दोनों वहां पर आए। स्पेशल मीटिंग रखी गई और वो मीटिंग भी गहलोत साहब के कहने पर रखी गई। खाने वाने का प्रबंध भी उन्होंने ही करना था, सब कुछ किया गया। उसके बावजूद ये हुआ कि जो दो ऑब्जर्वर थे वो देखते रह गए और विधायकों ने किसी एक मंत्री के घर पर जाकर अपनी मीटिंग कर ली। और यही नहीं की मीटिंग, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारी 3 शर्तें हैं और अगर ये 3 शर्तें मानी जाएंगी, लिखित में देनी पड़ेंगी। ये 3 शर्तें हैं हमारी, इन 3 शर्तों के अनुसार ही नया मुख्यमंत्री होगा, हम किसी और को मानने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब ये है कि हाईकमांड को एक खुली चुनौती थी, एक बगावत थी वो, और वो बगावत मैं ये नहीं मानता कि अपने विधायक खुद ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें गहलोत साहब की सहमति थी, उनकी सहमति के बगैर कोई इस तरीके से विधायक जो है ना वो बगावत नहीं करेंगे। तो उसके बाद दोनों ऑब्जर्वर जो है ना उनकी बात नहीं बनी, वो उनके पास नहीं आए। उनको ये था कि एक एमएलए से वो बात करेंगे और एक एमएलए से बात करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है ना एज ए ऑब्जर्वर कांग्रेस हाईकमांड को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है कि अशोक गहलोत की इंटीग्रिटी पे पूरा डाउट है। ठीक है, अब गांधी परिवार भी इस उसमें है सरपंच में कि किसको प्रधान बनाया जाए, क्या, क्योंकि ये आदमी अभी धोखा दे गया तो क्या बाद में तो धोखा ना दे, इसलिए वो अजमाना चाहती है। ठीक है, आज इसीलिए दिग्विजय सिंह का नाम अब और ज्यादा सामने आ गया है। विद्रोही जी, मैं आपसे जवाब लेता हूं। देखिए, मीडिया में खबरें चलती हैं, इसलिए नेता अपनी रिएक्शंस नहीं देते हैं, नेता अपनी रिएक्शंस देते हैं, इसीलिए मीडिया के अंदर खबरें आती हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय जी का नाम सामने आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे कहने के बाद दिग्विजय जी सामने आएंगे। दिग्विजय जी सामने आते हुए दिखाई दिए, उसके बाद मैंने ये बात कही है। देखिए केशव जी, मैंने तो कोई आपकी बात पर सवाल नहीं उठाया। नहीं, आप कह रहे अभी कभी आप ये कहें कि मीडिया के अंदर चर्चाएं चल रही हैं, मैंने कहा और ये मैंने ये नहीं कहा, मैंने क्या कहा है कि भाई 30 तारीख को स्थिति साफ होगी, तब तक आप क्या अटकलें लगाते हैं, कौन क्या कहता है? अटकलें नहीं है, उसी को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये अटकलें नहीं है। सर आप खबर दे रहे हैं, सही कह रहे हैं, मैं तो उस पर कुछ पर्सन ही नहीं लगा रहा। ठीक है, मैंने तो कहा कि 30 तारीख को स्थिति साफ होगी। ठीक है, अब आप चौहान साहब की बात सुनिए। मैं 3-4 महीने से रेगुलर आपके चैनल पर पिछले दिनों से आ रहा हूँ। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ आपको, पंच मानकर, रेफरी मानकर, न्यायाधीश मानकर। आप मेरे 3-4 महीनों के कोई भी वक्तव्य देख ले किसी भी इशू पर। चौहान साहब ने कहा कि विद्रोही जी कुछ सच बोलने लगे। अगर मैंने कभी भी एक भी तथ्य किसी बहस में गलत रखा हो, जो सजा आप देना चाहिए मैं मंजूर करूंगा। मैंने जो कुछ कहा, सरकार के बारे में जो तथ्य बताए, आंकड़े बताए, भाजपा प्रवक्ता बेशक नकारते रहे हो, पर अंत में मेरी हर बात आज तक सही साबित हुई है, क्योंकि मैं सत्य बोलता नहीं। हाँ, कई बार अनजाने के अंदर, जल्दी के अंदर जबान फिसल जाती है, मैं उसके लिए माफी भी मांग लेता हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। दूसरा, चौहान साहब ने तंज कसा कि ये कैसा लोकतंत्र है, हाई कमान के सर पर पैर रख दिया। घटना घटी है, उनको अधिकार है कुछ भी कहने का, मैं रोक नहीं सकता। पर इन्हीं विधायकों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सोनिया गांधी हमारी माँ है, हमसे गलती हो गई, हमें वहां कहना चाहिए था, हमने कह दिया, पर हम पार्टी के हर आदेश को मानेंगे, यही विधायक कह रहे हैं। दूसरी बात, हमारे लोकतंत्र पर वो हंस रहे हैं। शायद आज मुझे मालूम नहीं आपने विजय रूपाणी जी का बयान पढ़ा या नहीं पढ़ा, आज ही आया है, कि संदर्भ में दिया वो जाने, क्यों दिया इतने दिन बाद ये भी वो जाने।
उन्होंने कहा रात को मेरे पास दिल्ली से फोन आता है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो, और मुझे आज तक नहीं बताया गया कि मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाया। ये इनका लोकतंत्र है, मैं तो नहीं कहा। ये हमारे अध्यक्ष पद के चुनाव पर हंसते हैं, हंसो भाई, आपका अधिकार है, क्योंकि जो घटना नहीं विद्रोही जी, उन्होंने बगावत तो नहीं की ना। एक मिनट सर, मैं बगावत की बात नहीं कर रहा, मैंने लोकतंत्र की, मैंने क्या तीरथ सिंह रावत के पास भी ऐसा ही फरमान आया था, लेकिन बगावत तो नहीं की उन्होंने। सवाल तो बगावतों पर फूटते हैं भाई, पार्टी के अनुशासन पर सवाल उठते हैं ना, उसकी कार्यप्रणाली पर तो सवाल नहीं उठते, सबकी अपनी अपनी है। देखिए मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, लोग उठाते हैं सवाल, मैंने कहा, मैंने स्वीकार किया है। भाजपा वाले हमारे लोकतंत्र पर जो तंज कस रहे थे, मैंने उस संदर्भ में कहा है, और किसी संदर्भ में नहीं कहा है मैंने, केवल उनका लोकतंत्र पर जो हमारे पे तंज कस रहे हैं। मैं जवाब ले लूं आपका, अगर आप कहें तो। उसके अलावा कुछ नहीं कहा है। ठीक है, मैं जवाब ले लूं इस पॉइंट का एक बार, मैं फिर वापस आऊंगा आपके पास। विद्रोही जी, चौहान साहब बोलिए फटाफट। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस में जो लोकतंत्र होने का दावा विद्रोही जी पहले भी करते रहे हैं, आज भी करते रहे हैं, क्या वो लोकतंत्र किसी से छिपा हुआ है? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार से दाएं बाएं कितनी बार गया है, और गया भी तो कितनी देर रुका है, ये सारे देश को पता है, रिकॉर्ड पर है। जो पार्टी एक परिवार की दास्ता 10 जनपद की परिक्रमा के चक्रव्यूह से न निकल पाती हो, आज भी जो यही कह रही हो कांग्रेस पार्टी इनके विधायकों की मां है, ये नहीं कहते। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इनकी विचारधारा, ये नहीं कहते। ये कहते हैं सोनिया गांधी विधायकों की मां है। एक महिला, वो एक परिवार की जो प्रतीक है, वो तो सबकी मां है, लेकिन पार्टी को मां नहीं मानते। पार्टी का जब मन करता है उसको तोड़ लेते हैं, पार्टी का जब जी करता है उसको निचोड़ लेते हैं। और पार्टी भी कौन सी है केशव भाई, और कितनी लोकतांत्रिक है, मैं बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई, अंग्रेजों की मदद के लिए स्थापित की गई, और अपने अस्तित्व में आने के बाद अनेक वर्ष उसके अध्यक्ष भी विदेशी अंग्रेज ही रहे। मैं नाम ले सकता हूं। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की। 1888 में जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष बने, 89 में विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष बने, 1894 में अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष बने, और फिर उसके बाद हेनरी जॉन कॉटन नाम के एक अंग्रेज भी इसके अध्यक्ष रहे। तो काहे का लोकतंत्र? विदेश के एक व्यक्ति ने स्थापना की और अनेक विदेशी जिसके अध्यक्ष बने, और अंग्रेजों के सुर में सुर जो देश के विभाजन का पाप करने तक मिलाती रही, वो पार्टी कैसी लोकतांत्रिक पार्टी? समय अलग था, अब अलग था, मौजूदा हालात आज के संदर्भ में बात कर लें। आज मौजूदा हालात पर भी मैं कह रहा हूं ना, अगर कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी होती तो कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बहुत प्रबुद्ध, ज्ञानवान, अनुभवी बड़े बड़े नेता पड़े हैं, उनमें से किसी को आज तक आगे आने दिया गया होता। माधवराव सिंधिया एक चुनौती बने गांधी परिवार के लिए, रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। राजेश पायलट एक चमकता हुआ चेहरा उभर रहे थे कांग्रेस में, गांधी परिवार की सत्ता को चुनौती देते हुए दिखते थे, उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये संयोग है या कुछ और है? ये सवाल तो इनसे पूछे जाते रहे हैं। न पहले लोकतंत्र था, न लोकतंत्र में इनकी कोई आस्था है, न आज लोकतंत्र है। दूसरे संदर्भ में नहीं सुनेंगे तो इनकी मर्जी है। पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए खुद ही, और चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? क्योंकि जब माधवराव आप क्यों नहीं डूबे पहले? आप अपनी पार्टी की निर्लज्जताओं के लिए आप क्यों नहीं डूब के मरे? बीच में आप डूब के मर गए थे क्या? आप डूब के मर गए थे क्या? आप कांग्रेस के पापों के लिए डूब के मर गए थे क्या? भाषा तो ठीक करिए। ये मुझे वो सुन रहे थे, लेकिन ये मुझे डूब के मरने के लिए कह रहे, खुद डूबे क्या चुल्लू भर पानी में कभी? विद्रोही जी आप भी थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आप सुनने को तैयार नहीं है, आप भी इन्हीं की तरफ बोल रहे हैं। मैंने क्यों कह रहा हूँ? चलिए, मैं एक बड़ी अपडेट आ रही है, मैं एक बड़ी अपडेट बता देता हूं। सोनिया गांधी जी से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत। राजधानी दिल्ली उन्हें बुलाया गया था पहले ही, और सोनिया गांधी से मिलने के लिए अब वो वहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ी अपडेट,
दिल्ली कांग्रेस के सियासी संकट से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी से मिलने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। गहलोत के बाद सचिन पायलट से भी सोनिया गांधी मुलाकात करेंगी, बातचीत करेंगी। राजस्थान के सियासी संकट का समाधान आज हो सकता है, ऐसी अपडेट्स, इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं, क्योंकि जिन दो नेताओं के बीच विवाद है पूरा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, उन दोनों ही नेताओं को आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी ने आज मुलाकात के लिए बुलाया है। पहले अशोक गहलोत से मुलाकात होगी, उसके बाद सचिन पायलट से मुलाकात होगी। चलिए, मैं एक रिएक्शन सबसे पहले नैन साहब की लेता हूं, उसके बाद में विद्रोही जी वापस आपके पास आऊंगा, जहां पर छोड़कर गए थे वहीं पर। नैन साहब, अशोक गहलोत से भी मुलाकात कर रही है सोनिया गांधी जी, और उसके बाद सचिन पायलट से भी आज ही मुलाकात होगी। क्या बीच का रास्ता निकल जाएगा? ऐसा है कि वो तो निकलेगा नहीं, परंतु एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये मुलाकात होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि अशोक गहलोत प्रधान के पद के लिए खड़े होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उसका अब तक ये क्लियर नहीं है कि वो इसके कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनके मन में भी ये चीज आ चुकी है कि गांधी परिवार का विश्वास वो खो चुके हैं। तो अब तक तो ये सभी ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच में ये टक्कर है, परंतु सोनिया गांधी से मिलने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या अशोक गहलोत जो है ना वो कैंडिडेट होंगे या नहीं। शशि थरूर अपना कैंडिडेचर करना चाह रहे हैं, वो उनका अधिकार है, लेकिन एक चीज सोनिया मतलब गांधी परिवार के करीबी के तौर पर तो नहीं देखे जाते ना, बगावती सुर थोड़े थोड़े रहे हैं बीच में उनके भी। एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो भी कांग्रेस के प्रधान बनेगा वो गांधी परिवार का नजदीकी होगा और उनका कॉन्फिडेंशियल होगा, वरना नहीं बनेगा। और चाहे कोई भी प्रधान बन जाए उसके बाद भी चलेगी तो गांधी परिवार की, ये भी बड़ी क्लियर चीज है, क्योंकि कांग्रेस में गांधी परिवार के बिना चला ही नहीं जा सकता। मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा इस बारे में। आमतौर पर इस बात को बड़ी आलोचनात्मक तरीके से अब देखा जाता है कि किसी भी पार्टी का प्रधान अगर लीग से हटकर बनता है तो ये कटाक्ष किए जाते हैं कि चलेगी तो उनकी उन्हें रिमोट कंट्रोल कहा जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई छोटी सी प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, जो अपनी पूरी पार्टी को किसी दूसरे के ऊपर सौंपता है। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, मनोवैज्ञानिक है कि वो चाहेगा कि मेरी कंट्रोल का आदमी हो। तो इसे नैतिकता की कसौटी पर क्यों कसकर देखती है राजनीतिक पार्टियां? भाई जेपी नड्डा जी को बनाया गया, तो जेपी नड्डा जी को बनाया गया तो इसलिए बनाया गया था ना कि सारे जो फैसले हैं उनमें तकरीबन तारतम्यता सी हो, एक जैसी चीज दिखाई दे। और और भी बहुत सारे चेहरे थे जो जेपी नड्डा साहब से बहुत ज्यादा अनुभवी भी थे, पुराने भी थे, दिग्गज भी थे, लोकप्रिय भी थे। तो सभी की चाहत है ये, कांग्रेस क्यों घेराव में आ जाती है इस सवाल के बीच में? नहीं, वो सभी पार्टियों में ये चीज है, और खासकर जो पार्टियां परिवारवाद में वो हैं उनके बारे में तो ये बड़ी क्लियर चीज है। जो परिवारों की पार्टियां हैं और वो परिवार ही आगे चल रहे हैं, उसमें आमतौर पर ये कहा जाता है कि चलेगी तो उनकी ही, क्योंकि वास्तविकता है ये, चाहे वो किसी को भी बनाए। अब हरियाणा में आप इनेलो को देख लीजिए कि इनेलो में ओम प्रकाश चौटाला है और नरसिंह सिंह राठी को उसने वो बनाया हुआ है अपना प्रधान, परंतु चलती तो चौटाला साहब की है, राठी साहब की तो नहीं चलती। तो इसलिए कोई भी पार्टी है, उस पार्टी में मैं आपको बीजेपी की बात बताता हूँ, बीजेपी में भी बीजेपी में भी ऐसा है, क्योंकि बीजेपी में अब नड्डा जी को बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि कोऑर्डिनेशन रहे। प्राइम मिनिस्टर ये चाहता है कि उसके पसंद का आदमी हो और जो आपस में दोनों में टकराव ना हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कई बार आपने देखा होगा कि निजलिंगप्पा जी समय होता था और इंदिरा गांधी होती थी, उनमें आपस में क्लैश हुआ। तो कांग्रेस पार्टी में भी ये क्लैश हुआ और ये बीजेपी भी ये चाहती है कोई क्लैश ना रहे, और आमतौर पर जो प्रेसिडेंट बने वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी का आदमी हो, उससे कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, काम ठीक तरीके से चलता है। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है और होना भी ऐसा ही चाहिए। कांग्रेस अगर ऐसा चाहती है तो वो सवालों के कटघरे में क्यों आ जाती है नैन साहब? हाँ, यही तो गलत बात है ना कि सारी पार्टियों में ये चीज है। आप चाहे बीजेपी को ले लीजिए चाहे किसी दूसरी पार्टी को ले लीजिए, क्योंकि कांग्रेस आउट ऑफ पावर है। जब भी कोई पार्टी आउट ऑफ पावर होती है उस पर आमतौर पर लांछन लगते ही लगते हैं। मैं विद्रोही जी से लेता हूँ, विद्रोही में कमियां दिखाई देती है, दूसरों में कमियां दिखाई नहीं देती। कांग्रेस पर डिफेंसिव क्यों हो जाती है? ऐसा है, जब ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगे, मैं एक बार विद्रोही जी से जवाब लेता हूँ इस बात का, जब ये आरोप लगते हैं पार्टी पर तो कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव क्यों हो जाती है? आप बोली ना मुकरता के साथ, हाँ हमारी पार्टी, हम टैकल करेंगे जिस तरीके से करना है। केशव जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, उससे पहले जो मैंने पहले बात कही थी स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। बोलिए। चौहान साहब ने अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट जी की रहस्यमय ढंग से हत्या करवाई, यही कहा था ना? नहीं, मैंने क्यों कहा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा उनके समय में रहस्यमय ढंग से। मैंने क्या कहा? नहीं,
मैंने क्या सर वो अप्रत्यक्ष को समझने के ऊपर बात है ना, वो फिर बहुत उन्होंने कहा कि उनके समय में रहस्यमय ढंग से हत्या हुई। मैंने जो कहा, नहीं चौहान साहब मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज बीच में मैं इनके बीच में नहीं बोला। हाँ। इनका भाव यही था। मैंने शर्म से डूबने की बात क्यों कही वो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उस समय केंद्र के अंदर वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्यों नहीं जांच करवाई, इसलिए मैंने कहा था। अब आपकी बात का जवाब देता हूं। हम कभी डिफेंसिव में नहीं रहते। कांग्रेस स्पष्ट रूप से कहती है कि हम गांधी नेहरू परिवार हमारा प्रेरणा स्रोत है, जिस तरह भाजपा गर्व से कहती है कि नागपुर हमारा प्रेरणा स्रोत है। भाजपा के अंदर नागपुर के आदेश चलते हैं, हम तो कभी कुछ नहीं कहते कि वे नागपुर की पर्ची क्यों चलती है। हर एक फैसले वही करते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर हरियाणा में मैं आपको बता दूं ट्रांसफर तक नागपुर के आदेश से होते हैं। सीएमओ में कौन होगा ये भी नागपुर से आदेश होते हैं, पर हम तो कुछ नहीं कहते क्योंकि उनकी पार्टी का अपना तरीका है चलाने का, उनको अपनी पार्टी चलाने का पूरा अधिकार है। उसी तरह कांग्रेस को अपनी पार्टी चलाने का अधिकार है। हम कभी डिफेंसिव नहीं होते। हमारे यहाँ तो खुलेआम सोनिया गांधी के सामने भी, गांधी परिवार के सामने भी CWC में खुलेआम नेता बात कहते हैं। मैं अपनी बात कहता हूं। मैं एक व्यक्ति ऐसा हूं जो गांधीयन समाजवादी हूं, मैं कांग्रेस कल्चर का आदमी नहीं हूं। और पूरा हरियाणा जानता है कि मेरे किस तरह मुख्यमंत्री से टकराव रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टकराव रहे, और किस तरह मैं खुलकर अपनी बात कहता हूं। अगर कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं होता तो मुझे अपनी बात खुलकर कहने का मौका कैसे मिलता। और कोई ऐसा दल मिलेगा जो सत्तारूढ़ दल और जिसका एक ही प्रवक्ता हो सत्तारूढ़ दल का, वो अकेला मैं हुआ करता था और अपनी सरकार के खिलाफ भी बोल देता था। तो ये कांग्रेस का अपना तरीका है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, परंतु कई बार लोकतंत्र में लोग सीमाएं लांग जाते हैं, वो गलत हो जाता है। जैसे राजस्थान के विधायक सीमा लांग गए, वो दूसरों को हम पर तंज कसने का अवसर मिल जाता है। परंतु कांग्रेस में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, और कांग्रेसी गर्व से कहते हैं कि हमारी गांधी परिवार में आस्था है। भाजपा चाहे कुछ भी कहे, मैं जवाब लेता हूं चौहान साहब से। कौन परवाह करता है इनकी बात। ठीक है चौहान साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहां से आदेश लेती है, कहां से निर्देश लेती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत कौन है, इसको लेकर के हमारे विद्रोही जी की जानकारी या तो आधी अधूरी है या सुनी सुनाई बातों पर है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति पर आधारित पार्टी नहीं है, व्यक्ति केंद्रीय या परिवार केंद्रित पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर केंद्रित पार्टी है, और विचारधारा में भी हम बड़े गर्व के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ हमेशा ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा का पहला मंत्र, हमारी विचारधारा का पहला वाक्य है भारत माता की जय। और भारत माता की जय के रास्ते में अगर भाजपा भी आड़े आए तो भारत माता पहले, भाजपा बाद में। इनके यहाँ सोनिया माता की जय, सोनिया माता सही, गांधी परिवार सही, ये इन्होंने कहा हम तो ऐसे ही चलेंगे। चलिए ना, मैं केशव इनको रोक सकता हूं क्या सोनिया माता की जय बोलने से या उनकी परिक्रमा करने से? मैंने केवल बताया कि ये ऐसे काम करते हैं। रही बात, इन्होंने कहा कि चुल्लू भर पानी और न जाने क्या क्या, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब भारत माता का विभाजन स्वीकार करके आपकी पार्टी ने इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान रूपी नाग पाला था, तब कितने कांग्रेसी चुल्लू भर पानी में डूबकर मरे थे? आप जरा बताएं कि शिमला समझौते में भारत की सेनाओं द्वारा बंदी बनाए गए 90,000 से अधिक सैनिक पाकिस्तान को फ्री में देकर और जीती हुई बाजी जो है तश्तरी में रख के पाकिस्तान को जब सौंप दिया था, तब कितने कांग्रेसी चुल्लू भर पानी में डूबकर मरे थे? और बहुत रिसेंट जब भारत की फौज ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, आपके नाकारा नेतृत्व ने उस पर सवाल उठाया, सेना की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया। बताइए कितने लोग चुल्लू भर पानी में डूबकर मर गए थे? तो नैतिकता का ढोंग कांग्रेस नहीं कर सकती, नैतिकता की बातें करने का कांग्रेस को अधिकार नहीं है। वो एक परिवार, विचार परिवार नहीं, हम भी परिवार, कभी कभी आप कहते हैं आप भी परिवार हो, लेकिन हम विचार परिवार हैं, हम व्यक्ति आधारित परिवार नहीं हैं। हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आप ये कहते हैं जो 10 जनपद के साथ है वो हमारा, जो उससे दाएं बाएं गया उसको हमने नकारा, उसको बाहर निकाल दिया। चाचा केसरी का क्या हाल किया था अध्यक्ष के रूप में आपने? पीवी नरसिम्हा राव,
उन्होंने गांधी परिवार के दाएं बाएं जाने की कोशिश की। उनके अंतिम संस्कार के समय भी, उनकी रस्म क्रिया के समय भी, उनकी जो बरसी होती है उस पर भी सोनिया गांधी और उनके आसपास के लोगों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री का कैसे निरादर किया था, ये बात आदरणीय वेद प्रकाश विद्रोही जी, गांधीवादी समाजवादी वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप भी जानते, बखूबी जानते हैं। ये अलग बात है, आप मानेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं कि कांग्रेस अर्थात परिवार की दास्ता, कांग्रेस अर्थात मैं मौजूदा हालातों पर आता हूं, न निकलने की मजबूरी। टिप्पणी सुननी पड़ेगी आपने। ठीक है, मैं आपकी टिप्पणी सुन लूंगा, लेकिन उसके बाद आप ये कहिए कि मैं मुद्दे पर ही बात करूंगा, मौजूदा हालातों पर बात करूंगा। हाँ, मैं मुद्दा केवल मैं मुद्दा इतना ले रहा हूँ। बात सुन लीजिए पहले। चलिए, मैं अपना सवाल तो बोल दूं, उस सवाल में आप अपना रिएक्शन भी दे दीजिएगा। सवाल बाद में सुन लूंगा। चलिए बोलिए, ज्यादा बोलूंगा ही नहीं। बोलिए। चौहान साहब हमको नैतिकता का उपदेश दे रहे हैं, उस नैतिकता के हिसाब से तो चौहान साहब को राजनीति ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो भारत की आजादी में अंग्रेजों के मुखबिर और दलाल थे। इन मुखबिर और दलालों को आजादी पर उपदेश देने का कोई अधिकार है? अब आप पूछ लीजिए। अज्ञानता की पराकाष्ठा है ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है, जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है। और सुनिए ना, मैं निजी नहीं, मैं बताता हूँ आपको, सुन लीजिए ना। हम अंग्रेज के साथ कौन खड़ा था जरा बता दूं, मैं बताऊं अंग्रेज के साथ कौन खड़ा था। सुन लीजिए अंग्रेज के साथ कहाँ खड़े थे आप, अंग्रेज के साथ आप कहाँ खड़े थे, अंग्रेज के साथ आप कहाँ खड़े थे, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब सुनिए, मैं अरे नंगे तो आप हैं, अरे नंगे आप हो गए हैं, आप नंगे हो गए हैं, आप नंगे हो गए हैं, आप नंगे हो चुके हैं, आप तो नंगे हो चुके। और क्या नंगे होगे आप, क्या नंगे होगे? सच सुनने पर दर्द इतना होता है केशव भाई, सच सुनना कितना मुश्किल होता है, सच सुनना कितना मुश्किल होता है। आपने वेद प्रकाश विद्रोही की बौखलाहट को आपने देख लिया। सच कितना मुश्किल होता है सुनना, सच सुनना कितना मुश्किल होता है। वेद प्रकाश विद्रोही पता चल गया, सब लोगों ने देख लिया आपको, पूरे इस चैनल को देखने वाले हर व्यक्ति ने देख लिया कि आप कितनी बड़ी बौखलाहट में इस समय, आप कितनी, अरे मजबूर क्यों? आप कौन रोकता है आपको कुछ भी कहने से? मजबूर कहो, आप तो मजबूती के साथ गुलाम हो, आप मजबूत गुलाम हो, आप कांग्रेस पार्टी के मजबूत गुलाम हो, आप कांग्रेस पार्टी के मजबूत गुलाम हो। वेद प्रकाश विद्रोही आप कांग्रेस पार्टी के मजबूत गुलाम हो, आप कांग्रेस पार्टी के मजबूत गुलाम हो। कौन कहते हो आप कमजोर हो? आप कहाँ कमजोर हो मेरे भाई? अरे बड़े भाई कमजोर कहाँ हो आप सुनिए तो सही, एक आध सुन लीजिए मेरी भी बात, इतनी एक आध मेरी भी सुन लीजिए ना, एक आध बात सुन लीजिए, एक आध बात सुन लेते तो अच्छा लगता, एक आध बात सुन लेते तो, एक आध बात सुन लो तो बौखलाहट अच्छी नहीं लगती, बौखलाना अच्छा नहीं लगता, लोग हंसेंगे आप पर, आपकी इस बौखलाहट पर लोग हंसेंगे। नहीं, वेद प्रकाश विद्रोही कैसी बात कर रहे हैं? बच्चों की तरह लड़ रहे हैं सर आप। विद्रोही जी, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं सर। बदतमीजी पर आ गए, बदतमीजी पर प्रारंभ नहीं किया। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई बदतमीजी करेगा तो रोकने के लिए नहीं। विद्रोही जी, आप किसी की नापसंद हुई बात को बदतमीजी करार नहीं दे सकते हैं। इंटरप्शन पहले आपने शुरू किया है, आप देख लीजिए, इंटरप्शन पहले आपने शुरू किया है, सब एक कर बात कर रहे थे। केशव मैं उत्तर देता हूँ। अरे सर, अज्ञानी तथ्यों के आधार पर बात हो रही है, आप उन्हें अज्ञानी बोल दीजिए। उत्तर देना चाहता हूँ, आपके फैक्ट से वो सेटिस्फाई नहीं है, वो आपको अज्ञानी बोल रहे हैं, उनके फैक्ट से आप नहीं हो गया, अपने बोल दीजिए। अज्ञानी किसी को बोलना नहीं। अरे सर सवाल करें, अज्ञानी बोलना कहाँ की बदतमीजी हो गई? ये व्यक्ति बदतमीजी पर आमादा है, ये बदतमीजी कर रहे हैं और खुलेआम देख लीजिए, आपके सामने की इन्होंने।
अब मैं अपना सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है, मैं अपना सवाल पूछ लेता हूँ, मैं, ठीक है सर, वो व्यक्तिगत नहीं जाना, निजी नहीं जाना। देखिए, इन्होंने बदतमीजी की सारी सीमाएं पार कर ली, ये बदतमीजी की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं, बौखलाहट का चरम, बौखलाहट की सारी सीमाएं पार कर गए हैं, क्योंकि मैंने केवल इनको ये कहा कि हे कांग्रेस पार्टी के, हे कांग्रेस, अरे रुको, मूर्खता मत करो वेद प्रकाश विद्रोही जी, मूर्खता मत करो, बदतमीजी से बाज आ जाओ, बदतमीजी मत करो, शोभा नहीं देता, इस उम्र में ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, ऐसी बदतमीजी पूर्ण भाषा शोभा नहीं देती वेद प्रकाश विद्रोही, बदतमीजी शोभा नहीं देती। वेद प्रकाश विद्रोही, तथ्यों पर बात करने की हिम्मत है तो ठंडे हो जाइए आप, तथ्यों पर बात करने की हिम्मत है तो सुनो। नहीं, वो ठंडे हैं, वो बिल्कुल नीची आवाज में बात कर रहे हैं सर। नहीं, आप जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, प्रदेश के पसंदीदा प्रवक्ताओं में से एक है, थोड़े ठंडे होकर के बात कीजिए सर, पार्टी की छवि जाती है। आज जब इस फ्रेम में कोई बोल रहा है तो वेद प्रकाश विद्रोही नहीं बोल रहे, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, पार्टी की छवि की चिंता मुझसे ज्यादा आपको होनी चाहिए। प्लीज, ठीक है। विद्रोही जी, आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, बदतमीजी की सीमाएं आप कहाँ पुरानी बातों पर जा रहे हैं? आप आज की बात पर आइए ना, मैं आज बैठा हूँ, मेरे सामने की बात बताइए। आप 3 दिन पहले 5 दिन पहले का हिसाब लेकर जाएंगे तो कहीं जायज नहीं है सर। आज जितनी बदतमीजी नहीं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, ऐसे बदतमीज आदमी को ठीक है, ये बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहा है, केशव, आपने इनको बदतमीजी करने से रोकना चाहिए आपको। मैं आपको रोक रहा हूँ विद्रोही जी, आप ठंडे हो जाइए, आप पानी पीजिए थोड़ा सा, मैं तब तक नैन साहब की रिएक्शन ले रहा हूं। नैन साहब, सवाल अब ये है कि अशोक गहलोत का नाम जो पहली प्राथमिकता में हुआ करता था, इस 2-3 दिन के प्रकरणों के बाद थोड़ा सा वो नाम पायदान खिसककर 2 या 3 पर आ गया है। अब नाम सामने आ रहे हैं शशि थरूर साहब का, मनीष तिवारी जी का भी नामांकन को लेकर के नाम है, और कमलनाथ जी का भी नामांकन को, माफ कीजिएगा, दिग्विजय जी का भी नामांकन को लेकर के नाम है। इन तीनों चेहरों के अंदर देखें तो पलड़ा तो दिग्विजय सिंह का भारी है, लेकिन संगठन के लिहाज से अगर देखें तो जितनी पकड़ अशोक गहलोत की है संगठन में भी और कार्यकर्ताओं में भी, उस पैमाने पर दिग्विजय सिंह जो हैं वो खरे नहीं उतर पाएंगे अशोक गहलोत की तुलना में, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि दिग्विजय सिंह के बारे में ये बड़ी क्लियर है पहले भी कि उसकी स्टेटमेंटों से कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। वो हमेशा ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे कि जनता पे गलत इफेक्ट पड़ता है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है, और जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा तो थोड़ा पावरफुल भी होगा, तो इसलिए उसकी स्टेटमेंट फिर वैसी आएगी और कांग्रेस के लिए वो भारी पड़ेगा। मेरा अपना अनुमान ऐसा है। तो इसलिए अगर ये जो गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत जी, वो उससे बेटर कैंडिडेट हैं, परंतु वो गलती कर चुके हैं। अब गलती जो आज सोनिया गांधी से अब वो मिल रहे हैं, मिलने के बाद अगर वो अपनी गलती को सुधार जाते हैं और गांधी परिवार इस चीज पर एग्री हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है ना उसकी रेस में वो रहेंगे, और अगर गांधी परिवार का उनके ऊपर ये पूरा वो सहारा है तो वो जीतेंगे भी जरूर। नैन साहब, सचिन पायलट के राजनीतिक करियर को कहां देख रहे हैं? क्योंकि गहलोत साहब ने कांग्रेस में रहते रहते, राजस्थान में रहते रहते, प्रदेश के अंदर उनको प्रदेश अध्यक्ष से, डिप्टी सीएम से सिर्फ विधायक पद पर लाकर खड़ा कर दिया, वो भी जनता का दिया हुआ पद है, पार्टी का दिया हुआ कोई पद नहीं है। तो ऐसे में अशोक गहलोत का वर्चस्व अगर आता है केंद्रीय आलाकमान के अंदर, तो सचिन पायलट का राजनीतिक करियर वो भी काफी सारे ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या? शशि थरूर या सचिन पायलट? सचिन पायलट की बात कर रहा हूं सर। हाँ, सचिन पायलट ऐसा है कि सचिन पायलट भी एक गलती कर चुके हैं। जब उन्होंने पहले बगावत की थी और बगावत करने के बाद वो कितने दिन गुड़गांव में होटल में बैठे रहे, और उसके बाद वो कभी ये कहते थे कि वो बीजेपी में चला जाएगा, कोई कहता बीजेपी में नहीं जाएगा, और उसके बाद उनके साथ एमएलए नहीं टूटे, वो 15-20 एमएलए जो उनके साथ थे वही रहे, और आखिरकार प्रियंका गांधी ने उनका समझौता करा दिया और वो वापिस आ गए। उसके बाद अशोक गहलोत ने उनको दिया कुछ नहीं, हालांकि उनके 1-2 आदमी को जो है ना कैबिनेट में एकोमोडेट किया है, परंतु सचिन पायलट को बिल्कुल पसंद नहीं वो करते। और सचिन पायलट के बारे में कैसा कि उसको तो पता है कुछ नहीं है, वो तो बेकार आदमी है, मतलब कैसे कैसे शब्द उन्होंने यूज किए थे। तो आज भी कभी अशोक गहलोत ये नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट जो है ना मुख्यमंत्री बने। हाँ, अगर कांग्रेस हाईकमांड दबाव डालती है कि वो उनको बनाना है
तो वो बढ़ सकता है, परंतु मुझे लगता है कि अशोक गहलोत इस चीज पर कभी अग्री नहीं होगा कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के लिए स्वीकार कर ले, और वहाँ के एमएलए भी इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 102 एमएलए ये कहते हैं कि हम तो इनके खिलाफ हैं। तो एमएलए के साथ होना तो बहुत जरूरी है। चौहान साहब, आपकी भी प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, एक दो पसंद नापसंद तो आपकी भी होनी चाहिए, कौन बने कौन ना बने? हमारी तो सबसे बड़ी पसंद वही है जो कांग्रेस की हैं। राहुल हमें तो गांधी अच्छा लगेगा कि ये घुमा फिरा कर राहुल गांधी को अपना अध्यक्ष बना दें, क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली में शायद लिखा हुआ है कि वो कांग्रेस पार्टी के आखिरी शहजादे या आखिरी शहंशाह होंगे। कांग्रेस जो अंग्रेज ने समाप्त की थी, उसे अंग्रेजों के प्रिय नेहरू खानदान के ही व्यक्ति के हाथों समाप्त होते हुए देखना हमें अच्छा लगेगा। मैं विद्रोही जी को, जो मैंने इनको कहा था कि इनका ये अज्ञानी हैं, उस पर थोड़ा सा साफ करना चाहता हूं। विद्रोही जी कहते हैं कि हम अंग्रेजों के साथ थे, हम आजादी की लड़ाई में कहां थे। इस तरह के अजीब गरीब सवाल ये बहुत बार उठाते हैं। बहुत विनम्रता से बता रहा हूं, दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज के साथ भारत की फौजें लड़े, भारत उनका समर्थन करे, वो अंग्रेज जो हमारे ऊपर काबिज थे, उसका समर्थन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारत के दूसरे राष्ट्रवादी संगठन नहीं थे, कांग्रेस थी। कांग्रेस ने उन अंग्रेजों के पक्ष में खड़े होकर के दूसरे विश्व युद्ध में हिंदुस्तानियों का खून बहाया, हजारों की संख्या में, जो हम पर काबिज थे। उनके दबाव में, अंग्रेजों के दबाव में सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रवादी प्रखर राष्ट्रवादी अपने ही नेताओं को ठुकरा कर पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। तो हमारे विद्रोही जी की पार्टी ने बनाया। तो कौन था अंग्रेज के साथ, कौन था और भारत के साथ कौन था उस समय में? उन्होंने सवाल उठाया, मैंने उन्हें नहीं रोका, आपने जवाब दे दिया, मैं अब आपको नहीं रोका मैंने 2 पॉइंट्स के अंदर। लेकिन सर मैं जाना नहीं चाह रहा वहां पर ना, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा डिबेट सर। प्लीज चौहान साहब, मौजूदा स्थिति पर प्लीज, मौजूदा स्थिति पर, लेकिन मौजूदा स्थिति मैं मौजूदा स्थिति पर एकदम मौजूदा स्थिति पे आ जाऊंगा। मैं एक वाक्य बोल के आ जाऊंगा, केवल सिंगल सेंटेंस। लेडी माउंटबेटन के साथ प्रेम की पींगे कौन बढ़ा रहा था? वो थे इनके नेता, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। रिकॉर्ड पर है। मौजूदा स्थिति की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को प्रतिद्वंदी मानना छोड़ चुकी है, क्योंकि भारत की जनता ने कांग्रेस को इतनी बुरी तरह पिछले दर्जनों चुनावों में नकारा है कि उसने इतनी छोटी पार्टी बना दिया है कि उसकी कहीं कोई लंबी चौड़ी गिनती अब देश में होती नहीं है। कांग्रेस को इतना छोटा बनाने में जनता तो मूल्यांकन करती ही है। कांग्रेस की अपनी लीडरशिप का बहुत बड़ा योगदान है। राहुल गांधी, जिनके आसपास जिनकी माताजी को ये सब विधायकों और सांसदों की माताजी करार दे रहे हैं, उसमें गांधी परिवार, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के अगली पीढ़ी के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये अपना काम इसी कुशलता के साथ करते रहें। भारत तेज गति से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अगुवाई में आगे बढ़ता रहेगा। भारत गुलामी के सब निशानों को मिटाने के लिए संकल्पित है। कांग्रेस भी गुलामी की एक निशानी है। ये हमें अंग्रेजों के दौर से विरासत में मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा गुलामी की निशानियां रहने नहीं देंगे। ये हमारे इस काम में मदद करें, इनका अग्रिम आभार। ठीक है विद्रोही जी। देखिए 2003-4 में भी लोग यही कहते थे कि सोनिया गांधी विदेशी है, कांग्रेस खत्म हो जाएगी और हम देश पर राज करेंगे। जनता ने जवाब दे दिया, हमने 10 साल राज किया, अब ये भी 10 साल राज करेंगे। निश्चित रूप से जनता इनको भी जवाब दे देगी। कोई भी लोकतंत्र के अंदर स्थायी नहीं होता और कोई भी पार्टी अगर गिर जाती है तो वो स्थायी रूप से गिरी हुई नहीं रहती, निश्चित रूप से आगे भी आती है। कांग्रेस को जो खत्म मान रहे हैं, इनको मानने दीजिए। हमें 12 करोड़ वोट मिली थी, आपको 18 करोड़ वोट मिली है। आपको 22 करोड़ टोटल में मिली थी गठबंधन के साथ, हमें 16 करोड़ गठबंधन के साथ मिली थी। गठबंधन में हम 6 करोड़ वोट आपसे पीछे हैं और 6 करोड़ ही वोट हम आपसे व्यक्तिगत रूप से पीछे थे। आप इतराइए, आपका अधिकार है। आपने कहा, बड़ी अच्छी टिप्पणी की नेहरू जी के संदर्भ में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में भी कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्ज है,
कि किस तरह प्रेम की पींगे बढ़ रही थी, एक मासूम लड़की की किस तरह जासूसी करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वो सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज है। शीशों के घरों में रहने वालों को दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जोशी जी को किस तरह राजनीति से आउट किया था मोदी जी ने, पूरा देश जानता है। आडवाणी जी को किस तरह घर बैठाया। ठीक है विद्रोही जी, रोकता हूं मैं। एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, एक बड़ी अपडेट है, पहले रुक कर लेते हैं बड़ी अपडेट का। क्या कुछ बड़ी खबर है, दिखाइए जरा, क्या कुछ बड़ी अपडेट है। सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात अब भी लगातार चल रही है, मुलाकात जारी है। सोनिया और गहलोत की मुलाकात के बीच विधायकों में भी वार पलटवार का दौर लगातार चल रहा है। गहलोत खेमे के विधायक गोविंद राम ने खुलकर धमकी भी दे डाली है इस बीच कि अगर किसी और खेमे से सीएम बना तो सभी विधायक इस्तीफा देंगे। लीजिए, हम मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार हैं, गोविंद राम ने यह बात कही है। सोनिया गांधी से इधर मुलाकात चल रही है अशोक गहलोत की, और वहीं दूसरी तरफ विधायकों के वार पलटवार जारी हैं। वही विधायक फिर से बयानवीर बन रहे हैं जिन्होंने अशोक गहलोत के लिए मुसीबतों के बादल जो हैं वो ज्यादा खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां पर सब कुछ ठीक हो जाए इसके लिए बातचीत चल रही है, तो बाहर विधायक कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हितेंद्र मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। हितेंद्र, एक तरफ तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश चल रही है, दूसरी तरफ घर के भेदी लंका ढाने में लगे। कहा जा सकता है, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है ये अशोक गहलोत का ही एक गेम प्लान हो जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा हो। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हुए हैं, सचिन पायलट से भी मुलाकात होनी है, प्रियंका गांधी की भी और सोनिया गांधी की भी, और इसके अलावा और भी तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। दिग्विजय सिंह इस बीच आ गए हैं नामांकन पत्र लेने के लिए, वो भी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शशि थरूर पहले ही अपनी करीबी जो है वो दिखा चुके हैं राहुल गांधी के साथ, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी परिवार के वो भी करीब हैं। और ऐसे में जो राजस्थान का सियासी संकट चल रहा है, इस बीच भले ही ये लग रहा हो कि कांग्रेस आलाकमान इस पर सख्त फैसला ले सकती है, जो कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि लेना चाहिए, अशोक गहलोत पर एक सख्त एक्शन की यहां पर जरूरत जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच ये भी हो सकता है कि अपने आप को जादूगर बताने वाले अशोक गहलोत का ही ये कोई खेल हो जिसके लिए ये सब हो रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ सत्ता जाने का डर भी है। अगर तमाम ज्यादातर जो विधायक हैं अगर वो इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं और वो इस्तीफा दे भी दे तो यहाँ पर मामला जो है वो गंभीर होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे विधायक भी हैं केशव, इससे पहले कुछ ऐसे बयान भी सामने आ चुके हैं कि अशोक गहलोत आलाकमान के सामने जाकर के चुप हो जाते हैं, तो इसलिए वो खुल करके भी नहीं बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब गोविंद राम मेघवाल का ये बड़ा बयान सामने आया, वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दूसरे खेमे का कोई भी नेता मंजूर नहीं है, पायलट मंजूर नहीं है, हमें चुनाव मंजूर है, हम चुनाव में जाना बेहतर समझेंगे लेकिन पायलट को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरीके की बातें जो है तमाम सामने आ रही हैं। कभी ये इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि पायलट जो है वो बीजेपी की गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं, कभी किसी नेता को दलाल बताया जा रहा है। तो इस तरीके के जो बयान है वो आपस में सामने आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है राजस्थान में कि सियासी तलवारें आपस में खींच ली हो तमाम विधायकों ने, कोई स्थिति जो है वो संभलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं अगर बात अशोक गहलोत की करें तो वो ये कह रहे थे कि ये घर का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि वो अपने खेमे के ही विधायकों को यहाँ पर संभालते हुए दिखाई दे रहे हों। केशव, नैन साहब, मैं आपके पास आता हूं। क्या वाकई राजनीति के जादूगर का एक मास्टर स्ट्रोक है ये प्रूव करने के लिए कि भाई मैं राज्य तक ही सीमित हूं, मुझे केंद्र में नहीं आना कहीं? इस तरीके से बोल रहे हैं ये, क्योंकि जो गोविंद राम का नाम आपने अभी लिया है, ये पहले प्रेसिडेंट थे यहाँ पर राजस्थान कांग्रेस के, तो वो गहलोत के आदमी हैं। और ऐसा है कि शायद इसलिए गोविंद डोटासरा की बात नहीं हो रही, गोविंद राम मेघवाल की बात कर रहे हैं जो विधायक है। अच्छा, ये विधायक ये अलग है, आप डोटासरा को समझ जरूर कहीं ना कहीं जो है ना गहलोत साहब की ये शय हो सकती है, और वो कह के आए हों कि आप इस तरीके से प्रेशर बनाए रखें, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि किसी भी हालत में सचिन पायलट जो है ना मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। और उसको रोकने के लिए, क्योंकि सचिन पायलट भी दिल्ली में है, वो भी प्रियंका गांधी से मिल चुका है और सोनिया गांधी से मिल रहा है, तो इसलिए वो भी पूरी उसमें है कि अब मौका है वो इस मौके के अनुसार वो मुख्यमंत्री बन जाए। परंतु अशोक गहलोत के व्यक्ति और खासकर अशोक गहलोत उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, मेरा तो ऐसा मानना है। ठीक है, अब देखते हैं शाम तक जो मुलाकात का दौर चल रहा है क्या कुछ निकल कर आता है, आलाकमान की कितनी बात मानी जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर चौहान साहब, वेद प्रकाश विद्रोही जी, JS नैन जी और हितेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद अपडेट्स जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।